तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखने वाले हैं बस्तर के दशहरे के बारे में। चूंकि लोक पर्व पढ़ रहे थे तो लोक पर्व के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व बस्तर का दशहरा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा पूरे डिटेल में करेंगे। प्रश्न आजकल के ट्रेंड के हिसाब से बस्तर के दशहरे से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़े से डेप्थ में जाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सारे डेप्थ को कवर करते हुए ये बस्तर के दशहरा को पढ़ने के बाद आज हम लोक नाट्य की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आई होप लाइव जुड़े हुए सभी छात्रों के साथ सारी चीजें सही हैं और हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा, कमेंट करना बंद कर दीजिए। देखिए, बस्तर का दशहरा, इस बस्तर के दशहरा को कंफ्यूज नहीं करना है गोंचा पर्व के साथ में। सबसे पहली बात, रीजन क्या है बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बस्तर के दशहरे की शुरुआत और गोंचा पर्व की शुरुआत से संबंधित एक राजा का नाम जो है वो सेम है, और वो कौन है? काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव जब उड़ीसा गए थे लौटते हुए, शरीर के बल रेंगते हुए, तो जब वहां से वापस आए थे, और जिस दिन वापस आने की वजह से, जिस दिन तो नहीं लेकिन प्रतिवर्ष जब आषाढ़ महीने में रथ यात्रा होती है, तो रीजन अल्टीमेटली वही था, पुरुषोत्तम देव। ठीक है, तो लोग रथ यात्रा के दिन जो पर्व मना रहे थे बस्तर के, उसको गोंचा पर्व के नाम से जाना गया। जबकि रथ यात्रा का प्रावधान करते हुए ही ये जो बस्तर के दशहरे की शुरुआत की गई, ये पुरुषोत्तम देव के द्वारा की गई। ठीक है, जो 75 दिनों तक चलता है। कब से कब तक पूरा बताएंगे। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कारण या कारण व्यक्ति जो है, एक जो राजा है पुरुषोत्तम देव, वो समान है। क्लियर? नाम आपको ध्यान रखना है। जैसा कि पूरा स्टोरी था, सपने में देखा गया कि भगवान के दर्शन के लिए, जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए पुरुषोत्तम देव को कहाँ जाना है? पुरी जाना है। तो शरीर से लौटते हुए, रोल करते हुए गए कहाँ? पुरी गए। वहां पर के जो राजा थे उन्होंने इनको रथपति की उपाधि दी, रथ देकर भेजा। 12 पहिए का रथ था, कुल 16 पहिए का रथ था वो। 4 पहिए का रथ जो है उन्होंने समर्पित कर दिया, और 12 पहिए का रथ को लेकर वो कहां पर आ गए? बस्तर में आ गए। और बस्तर में आने के बाद इसी 12 पहिए के रथ के साथ गोंचा पर्व मनाया जाने लगा प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने में, जब एग्जैक्टली रथ यात्रा होती है। उसके बाद जब ये बस्तर वापस आ गए, कौन? पुरुषोत्तम देव। उसके बाद इन्होंने घोषणा की कि दशहरा मनाया जाएगा। दशहरा विजयदशमी मतलब रावण दहन से संबंधित नहीं है यहाँ पर, देखिएगा। तो ये जो बस्तर का दशहरा है ये कुछ खास है, क्योंकि 75 दिन चलते हैं और बहुत सारे विशेष रस्म इसमें होते हैं। रावण दहन से संबंधित नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिएगा, अब इतनी बातें समझने के बाद तो कंफ्यूजन नहीं रखना है गोंचा पर्व में और बस्तर के दशहरे में, ये आप ध्यान रखिएगा। कारण एक ही है, कौन? पुरुषोत्तम देव। जब पुरी गए थे वापस आए, कारण वही है। ठीक है, चलो देखो, बस्तर का दशहरा शुरू कहां से हो रहा है? सावन अमावस्या से प्रारंभ होकर 75 दिनों तक चल रहा है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, कल ही हमने पर्व पढ़ा है छत्तीसगढ़ के कि सावन अमावस्या, श्रावण अमावस्या को छत्तीसगढ़ में क्या पर्व होता है? हरेली। क्लियर है? तो अगर प्रश्न ऐसा भी दे दे कि हरेली से किस पर्व की शुरुआत हो रही है, या बस्तर के दशहरे की शुरुआत किस पर्व से हो रही है छत्तीसगढ़ में जो पर्व होता है उससे, तो आपको हरेली ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि सावन की अमावस्या को हमने पढ़ा था हरेली। क्लियर है? तो हरेली से शुरू होकर 75 दिनों तक यह आपका दशहरा चलता है। ध्यान रखिएगा एक बात, शुरुआत किसने की थी? तो आंसर वही आ जाएगा, काकतीय नरेश पुरुषोत्तम देव के द्वारा। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं पर काकतीय नरेश को चालुक्य नरेश भी है बोला गया है, क्योंकि इनका ओरिजिनेटेड चालुक्य वंश से था। इसके पीछे पूरी स्टोरी में क्लियर करूंगा जब इतिहास पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो चालुक्य नरेश बोलो या फिर काकतीय वंश बोलो, काकतीय नरेश बोलो, दोनों समान होगा। उसके पीछे रीजन देखेंगे प्रॉपर। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, बस्तर का दशहरा रावण दहन से संबंधित नहीं है। जनरली दशहरा या विजयदशमी, क्वार का शुक्ल हमको दशमी याद आता है, ठीक है, लेकिन उस दिन रावण दहन किया जाता है, ये अलग है। और ये बस्तर का दशहरा अलग है। यहां पर क्या कारण है, मतलब इसके पीछे क्या है? बस्तर दशहरा मनाने के पीछे, उत्सव मनाने के पीछे, तो देखिएगा, दंतेश्वरी माफ कीजिए, दंतेश्वरी माता को समर्पित है ये बस्तर का दशहरा।
दंतेश्वरी माता की पूजा, आराधना, यात्रा, इन सब से संबंधित है बस्तर का दशहरा। एकदम डाउट क्लियर करते चलिए। अब देखिए इतने सारे फैक्ट हैं, सीक्वेंस से याद करेंगे, थोड़ा नाम बीच में याद करना पड़ेगा। क्लियर? तो जितनी बातें बता रहा हूं उतना आप समझते चलिएगा। ओके, दंतेश्वरी माता को समर्पित है ये बस्तर का दशहरा। पुरुषोत्तम देव को द्वारा शुरुआत इसकी हुई थी। बस 75 दिनों तक चलता है। तो शुरुआत हो गई सावन अमावस्या हरेली, कहां तक जाएंगे देखते हैं, अश्विन तक जाएंगे पूरा। क्लियर? अश्विन मतलब वही कुंवर। अब देखो इसमें बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत सारी परंपराएं होती है, उनको बारी बारी से हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला रस्म या पहला चरण बोल लीजिए जिसका नाम है पाट जात्रा। पाट जात्रा, ठीक है। देखिए पाट जात्रा में करते क्या है, रथ निर्माण हेतु लकड़ी लाया जाता है सबसे पहले और लकड़ी की पूजा की जाती है। यह पाट जात्रा के अंतर्गत होता है। पहला चरण बस्तर के दशहरा का पहला चरण, ठीक है। क्या किया जाएगा, लकड़ी लाया जाएगा, रथ बनाना है। देखो रथ यात्रा गोंचा पर्व में भी हो रहा था और बस्तर के दशहरा में भी रथ यात्रा होगा, ठीक है। दोनों में रथ यात्रा हो रहा है। वहां पर 12 पहियों का जो रथ है वो गोंचा पर्व में हो रहा है, जो वो पुरी से लेकर आए थे पुरुषोत्तम देव। यहां पर प्रत्येक वर्ष जब बस्तर का दशहरा शुरू होता है तो रथ बनाया जाता है जिसके लिए लकड़ियां लाई जाती है प्रति वर्ष। अंतर क्लियर करते चलिए। तो रथ निर्माण हेतु लकड़ी लाना एवं लकड़ी की पूजा करना रथ बनाने के लिए आपका पाट जात्रा कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला, रथ बनाने का कार्य कौन किस गांव से करेगा, यह भी प्रश्न हमसे पूछ लिया गया है एक आध बार। और ये हर साल फिक्स रहता है कि लकड़ी कौन लाएगा, लोहा का कार्य कौन करेगा, रस्सी निर्माण का कार्य कौन करेगा। ये पर्टिकुलर गांव के लोग फिक्स हैं, इसी गांव के लोग ये कार्य करेंगे इस बस्तर के दशहरा के लिए, वो फिक्स है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या कह रहे, रथ बनाने का कार्य झार उमर गांव के लोग करते हैं। रथ बनाने का कार्य, जो लकड़ी का कार्य, जो बढ़ई होते हैं ना, तो बढ़ई कहां के हैं, झार उमर गांव के बढ़ई हैं। क्लियर है? और जो लोहार, अब रथ बनाना है तो लकड़ी का काम भी होगा, लोहे का काम भी होगा, कील वगैरह ठोकने के लिए बहुत सारे लोहे के काम होंगे, पहियों में पट्टी चढ़ाना लोहे की, वो सारे कार्य लोहे के कार्य होते हैं जिनको कौन करेगा, लोहार करेगा। तो लोहार किस गांव से आते हैं, तो बेड़ा उमर गांव से लोहार लोग आते हैं। क्लियर है? इतनी बातें ध्यान रखिए। देखिए बढ़ई कहां से आएंगे, झार उमर गांव से, और लोहार कहां से आएंगे, बेड़ा उमर गांव से। दिमाग में रख लीजिए, अगर पूछेगा तो आपको आंसर कर देना है, सीधी बात है। अगला, लकड़ी लाने का कार्य कौन करेगा, ये तो काम करने वाले हो गए कि लकड़ी ला दिया गया और फिर बढ़ई ने अपना काम शुरू कर दिया, लोहार ने अपना काम शुरू कर दिया, ये उस गांव से संबंधित है। लकड़ी काट कर लाने का काम कौन करेगा, जंगल से। तो देखो अगरवरा, कचोरा पाटी और केशपाल ग्राम से लकड़ी लाएंगे। जो इन गांव के लोग हैं, किन गांव के, अगरवरा, कचोरा पाटी और केशपाल ग्राम, इनके जो लोग हैं, इन गांवों से जो लोग हैं वो लकड़ी लाएंगे जंगल से रथ का निर्माण करने के लिए। क्लियर है? वैसे ही रथ को खींचने के लिए रस्सी की आवश्यकता होगी, तो इस रथ की रस्सी का कार्य कौन करेगा, कौन से गांव के लोग करेंगे, तो करंजी, सोनापाल और केशपाल गांव के लोग ये रस्सी का कार्य करेंगे, जो रथ के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, नाम एक बार फिर से बोलेंगे। देखो झार उमर गांव, बेड़ा उमर गांव, बढ़ई, लोहार। क्लियर? लकड़ी कौन लाएगा, कौन से गांव के लोग लाएंगे, अगरवरा, कचोरा पाटी, केशपाल, ये लकड़ी लाने वाले लोग इस गांव से, ये गांव का नाम है। रथ के रस्सी का कार्य कौन करेगा, तो करंजी, सोनापाल और केशपाल गांव के लोग करेंगे। ये प्रति वर्ष फिक्स रहता है, पूरी परंपरा रस्म पूरा फिक्स रहता है, इट इज प्रति वर्ष। क्लियर? चलो अगला देखो, एक बात और, शुरू के जो 4 पहिए होते हैं ना उसको फूल रथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, शुरू के जो 4 पहिए रहते हैं उसको फूल रथ बोलते हैं। और 8 पहिए का जो रथ होता है, शुरू के 4 पहिए का जो रथ रहता है, रथ को ना 2 भागों में बांटा जाता है। शुरू के 4 पहिए का जो रथ रहता है, बड़े रथ से पहले, उसको फूल रथ बोल रहे हैं, और 8 पहिए का जो रथ है उसको बड़े रैनी रथ बोल रहे हैं। ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, एक हो गया बड़े रैनी रथ, बड़े से याद आना चाहिए, 8 पहिए वाला जो पीछे वाला रथ रहेगा बड़ा रथ, और उसके सामने वाला जो रहेगा 4 पहिए का रथ उसको फूल रथ बोलेंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस पाट यात्रा के अंतर्गत।
पाट यात्रा, रथ निर्माण हेतु लकड़ी लाना, उसकी पूजा करना, कौन क्या क्या कार्य करेगा, ये पाट यात्रा के अंतर्गत देख लिया हमने। तो बेसिकली अगर पाट यात्रा के संबंध में लिखने के लिए अगर आपसे कहा जाए तो इसमें आपको सिंपल ये बताना है कि रथ निर्माण संबंधी जो भी क्रियाकलाप हैं, जिस भी गांव के लोग इसमें अपना योगदान देते हैं, उन सबका वर्णन आएगा इस पाट यात्रा के अंतर्गत। मतलब रथ निर्माण क्रिया विधि पाट यात्रा के अंतर्गत। क्लियर है इतना? यह हो गया पहला चरण बस्तर के रथ यात्रा का, पाट यात्रा। क्लियर है? चलो अगला देखो, अगला है दूसरा रस्म काछिन गुड़ी या काछिन गादी का। याद करते चलेंगे साथ साथ, काछिन गुड़ी या काछिन गादी का दूसरा रस्म है। मतलब ये इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होने वाली है अब देखिए। रथ निर्माण प्रक्रिया हो गई पाट यात्रा, अब काछिन गुड़ी या काछिन गादी। ध्यान रखिएगा काछिन देवी का नाम, काछिन देवी महरा जनजाति के, जनजाति नहीं बोलेंगे, महरा समुदाय के देवी है। कौन? कांची देवी। काछिन देवी जो है महरा समाज, याद रखे महरा समाज की जो देवी है वो है काछिन देवी। तो उन्हीं से नाम पड़ा है काछिन गुड़ी या काछिन गादी। मतलब महरा समाज की जो देवी है काछिन देवी, उनको गद्दी प्रदान करना। ठीक है, विराजमान होने के लिए क्या प्रदान करना? गद्दी प्रदान करना। वहीं से नाम पड़ा है काछिन गादी या काछिन गुड़ी। क्लियर है? कुछ समस्या आ रही है क्या वीडियो में? एक बार बताइए तो। देखो जितना बताया है वो पूरा सही है, ठीक है। उसके बाद कहीं कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है, जितना बताया वो प्रॉपर पूरा सही है। कुछ टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा है? मैं थोड़ा स्लो ही चल रहा हूं, बहुत स्लो चल रहा हूं, बहुत रिपीट कर रहा हूं मैं यहां पर, चिंता मत करिए। चलिए देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, महरा समाज या समुदाय की देवी है काछन गादी, काछन देवी। इन्हीं काछन देवी को गद्दी प्रदान करना, विराजमान होने के लिए, यह रस्म कहलाती है काछिन गुड़ी या काछिन गादी। क्लियर है? कब होगा देखना, भादो शुक्ल, ये कौन सा है? 12वें दिन। ठीक है, भादो महीना चालू हो गया है, शुक्ल 12वें दिन। अभी देखना ये वाला प्रोसेस नहीं, देखो भादो शुक्ल 12वें दिन में सिरासार में स्तंभ गाड़ा जाता है, जिसके पश्चात ये काछिन गादी का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। ठीक है, तो ये आप तिथि बारी बारी से हर एक रस्म का ध्यान रखते जाइएगा। ये भादो तिथि आ गया, इसके पहले क्या चल रहा था? सावन, सावन के बाद भादो, सावन के भादो में भी कौन सा? शुक्ल, मतलब दूसरा पाखा, दूसरा पाखा का 12वां दिन। ठीक है, का 12वां दिन। सिरासार में, सिरासार जगदलपुर में एक भवन है जहां पर जगन्नाथ भगवान विराजमान होते हैं। सिरासार मतलब एक तरीके से जगदलपुर का एक भवन के तौर पे आप ध्यान में रखिएगा। सिरासार या सिरासार उसको बोलते हैं। ठीक है, सिरासार या सिरासार उसको बोलते हैं, जगदलपुर में है ये, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है? भादो शुक्ल 12वें दिन सिरासार में स्तंभ गाड़ा जाता है, एक स्तंभ गाड़ा जाता है, जिसके पश्चात यह काछिन गादी की परंपरा होती है। तो इस दिन स्तंभ गाड़ा जा रहा है, इसके बाद काछिन गादी की परंपरा शुरू होगी। चलो, जैसा कि मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया, काछन देवी को गद्दी प्रदान करना, काछन देवी को गद्दी प्रदान करना। क्लियर? अब ये जो गद्दी प्रदान कर रहे हैं काछिन देवी को, ये कौन से दिन कर रहे हैं? तो ये लिखा है अश्विन अमावस्या को, अश्विन अमावस्या को। लाइन से चलते चलिए, शुक्ल 12वें दिन क्या किया था? शुक्ल 12वें दिन किया था सिरासार में स्तंभ। ठीक है, भादो के। अब भादो महीना खत्म हो गया, फिर क्या आएगा? अश्विन या कुंवार जिसको बोलते हैं। तो उसके पश्चात कुंवार के अमावस्या में या फिर अश्विन के अमावस्या में, एक ही है, उस दिन काछन देवी को गद्दी प्रदान किया जाता है, और इसी को एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं? काछिन गादी कह रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये होने के बाद ये गद्दी प्रदान करने वाला, विराजमान करने वाला प्रोसेस होगा, रस्म होगी। ठीक, चलो आगे देखो। यहां पर काछिन देवी स्वरूप, एक कन्या को देवी बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, काछिन देवी मिर्गान जाति की कन्या को, जिस पर देवी आने के पश्चात कांटे के झूले में लेटा दिया जाता है। तो जनरली ये जो कन्या होती है, ये 9 वर्ष की कन्या होती है।
9 वर्ष की कन्या होती है। और ध्यान रखिएगा, जाति अगर पूछे तो मिर्गान जाति। एक और जाति आपको बताया था महरा जाति या महरा समुदाय। ये दोनों समुदाय ध्यान रखिएगा। ये जो काछन देवी है ये महरा समुदाय की देवी है, लेकिन यहां पर जो कन्या को बिठा रहे हैं काछिन देवी स्वरूप कांटे के झूले में, वो मिर्गान जाति की होगी। क्लियर है? तो देखो, काछिन देवी मिर्गान जाति की कन्या को जिस देवी पर आने के पश्चात कांटे के झूले में लिटा दिया जाता है, और बस्तर का दशहरा निर्विघ्न रूप से संपन्न होने के लिए प्रार्थना की जाती है इस देवी से। ये इसी के अंतर्गत आ रहा है। किसके अंतर्गत? काछिन गुड़िया काछिन गादी के अंतर्गत। समझते चलिए। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? स्तंभ गाड़ दिया सीरासार में। कब? शुक्ल 12वें दिन। ठीक, भादो। भादो के बाद अगला महीना आ गया अश्विन। अमावस्या को शुरुआत हो रही है गद्दी में विराजमान करने की। किसको? काछिन देवी को। काछिन देवी महरा समुदाय की देवी है, लेकिन जो काछिन देवी स्वरूप एक कन्या को बिठाया जाता है जिसकी उम्र तकरीबन 9 वर्ष होती है, वो मिर्गान जाति की होती है। क्लियर है? जाति पूछ लिया जाता है, महरा समुदाय पूछ लिया गया था एग्जाम में, सीजीपीएससी का एग्जाम था। सारी बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर? चलो, कांटे के झूले में लिटा दिया जाता है और उस पर देवी आती है, तो उनको देवी मानकर यह प्रार्थना की जाती है कि जो ये बस्तर का दशहरा है ये निर्विघ्न संपन्न हो सके। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आशीर्वाद मांगा जाता है निर्विघ्न संपन्न होने के लिए। ये हो गया प्रोसेस काछिन गुड़िया काछिन गादी का। यहां तक क्लियर है? पूरा स्लो चल रहे हैं, एकदम स्लो चल रहे हैं। और कितना स्लो करें बताइए? पूरा लिखने का भी टाइम आपके पास मिल जाएगा। ओके, पाठ यात्रा हो गया, रथ निर्माण संबंधी पूरा रस्म है। दूसरा काछिन गादी काछिन गुड़ी, मतलब किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के से पहले देवी या देवता की स्थापना की जाती है, ये आप सभी को पता होगा। तो स्थापना, देवी स्थापना संबंधी ये रस्म है काछिन गुड़ी। क्लियर? क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? ये तिथि आपको ध्यान में रखनी है। स्तंभ गाड़ा जाता है वो पहले का तिथि, बाद में जब अश्विन अगला महीना आ जाएगा अमावस्या, उस दिन गद्दी में बिठाया जा रहा है काछिन देवी को। ठीक, मिर्गान जाति की 9 वर्ष की कन्या को देवी स्वरूप बिठाया जा रहा है कांटे के झूले पर। उससे प्रार्थना आराधना कर रहे हैं कि निर्विघ्न संपन्न सब कुछ हो जाए। हो गया ये आपका काछिन गुड़िया काछिन गादी। ओके, अगला रस्म बढ़ जाए। अगला रस्म देखिए रैला पूजा। रैला पूजा भी बस्तर के दशहरे के अंतर्गत आने वाला एक रस्म है। ठीक है, एक चरण है, कहीं कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन रैला पूजा आपको करना है, बस्तर के दशहरे का ही ये हिस्सा है। क्लियर? देखिए, अश्विन अमावस्या की शाम को, मतलब यही शाम अश्विन अमावस्या है, इसी शाम को रैला पूजा होता है। कहां पर? जगदलपुर में। रैला पूजा बताया था रैला देवी के नाम से। रैला देवी कौन है? ये अन्नम देव की बहन है। अन्नम देव कौन? काकतीय वंश के संस्थापक, उनकी बहन। ठीक, तो उनको श्राद्ध अर्पित करने के लिए, उनको श्राद्ध अर्पित करने के स्वरूप रैला पूजा किया जाता है। बस्तर के दशहरे के दौरान किया जाता है। कब किया जाएगा? अश्विन के अमावस्या को किया जाएगा, जिस दिन काछिन देवी को गद्दी में विराजमान किया जा रहा है, उसी दिन शाम को। कहां पर? जगदलपुर में। तो रैला पूजा में क्या करते हैं? ये एक श्राद्ध कर्म है जो रैला देवी के लिए किया जाता है, इसी को रैला पूजा बोल रहे हैं। रैला देवी कौन है? अन्नम देव की बहन। ठीक है, अन्नम देव की बहन, जो काकतीय वंश के संस्थापक थे। आगे आएगा वो फिर से, रैला देवी का नाम एक बार और आएगा जब आप पढ़ेंगे इतिहास, काकतीय वंश। ऑल क्लियर? ठीक है, चलो। और अगर ज्यादा स्पेसिफाई पूछा तो ध्यान रखना, ये जो जगदलपुर है ना, इसके गोल बाजार में, इसके गोल बाजार में ये रैला पूजा होती है। याद करते चले। ठीक है, काछनगुड़ी उसी दिन रैला पूजा हो गया। चलो, अगला रस्म है जोगी बिठाना या जोगी बिठाई। नहीं, देखो, कुंवार आ गया वो अलग है। यहां पर जिस दिन देवी को अर्पित कर रहे हैं अश्विन तो अश्विन मैंने बोला भैया, अश्विन मतलब क्या होता है? कुंवार ही तो होता है। ये चीज क्यों दिमाग में नहीं रख रहे हो आप? कुंवार बोलते हैं, नहीं तो अश्विन बोलते हैं उसको। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बार बार बोला था मैंने कल। ठीक है ना? चलो, अगला रस्म जो है जोगी बिठाई। जोगी बिठाना मतलब एक हलवा जनजाति के व्यक्ति को बिठाया जाएगा, आसन दिया जाएगा, जिसको जोगी बिठाना बोलते हैं। साधारण शब्दों में समझते चलिए। देखिए, अश्विन शुक्ल प्रथम, देखो अश्विन अमावस्या हो गया, अश्विन अमावस्या हो गया,
अश्विन अमावस्या का दूसरा दिन क्या होगा? अश्विन शुक्ल प्रथमा। अश्विन शुक्ल प्रथमा इस दिन जोगी बिठाई का रस्म होगा। मतलब हल्बा जनजाति का एक व्यक्ति 9 दिन तक बिना खाए पिए व्रत रखकर योग मुद्रा में बैठा रहता है, जिसको जोगी बिठाना बोलते हैं। रस्म है ये। क्लियर? एक व्यक्ति जो कौन सी जनजाति का होता है? हल्बा जनजाति का। ध्यान रखिएगा, उसको 9 दिन तक बैठना पड़ता है आसन में, योग मुद्रा में, बिना खाए पिए, मतलब व्रत रखकर। अश्विन शुक्ल प्रथम से शुरुआत हो रही है इसकी। लाइन से करते चले पूरा डेट सीक्वेंस। ओके, चलो। इसी जोगी बिठाई रस्म के अंतर्गत क्या होता है कि जब जोगी बिठाने वाला कार्यक्रम हो जाता है, रस्म हो जाती है, उसमें कलश स्थापना की भी एक रस्म होती है। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा गया था कि बस्तर के दशहरे के दिन कलश स्थापना रस्म किस मुख्य रस्म के अंतर्गत आता है? तो किस मुख्य रस्म के अंतर्गत आएगा? जोगी बिठाई मुख्य रस्म के अंतर्गत ये कलश स्थापना का रस्म होगा। ठीक, ये बात तो हो गई। अल्टीमेटली ये कलश स्थापना भी किसका भाग है? बस्तर के दशहरा का भाग है। तो चाहे बस्तर के दशहरा की बात करें या फिर जोगी बिठाई के अंतर्गत इस रस्म की बात करें, तो ये दोनों ध्यान में आना चाहिए आपको। हो गया? क्या क्या किए? जोगी बिठा दिए, कलश भर दिए, इतनी बातें हो गई। अब एक और बात, एक मछली का नाम ध्यान रखना, सात मांगुर मछली। बहुत ही महत्वपूर्ण मछली है सात मांगुर मछली। खतरनाक मछली भी है और इससे उपचार भी किया जाता है बहुत सारे रोगों में। क्या होता है कि ये मछली का कांटा अगर लग जाए किसी को, इसका मछली का कांटा थोड़ा घातक होता है। अगर किसी कारणवश इस मछली का कांटा किसी को लग जाए तो एकदम तेज फीवर चढ़ जाता है, बुखार चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कांटा इस तरीके से खतरनाक है इसका। साथ ही साथ इस मछली से कई रोगों का उपचार भी किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मछली है ये सात मांगुर मछली। इस सात मांगुर मछली की बलि दी जाती है इस दिन। ठीक है, इस सात मांगुर मछली की बलि दी जाती है कब? जब जोगी बिठाई वाली रस्म चल रही है तब। हो गया? अब जैसे कि आपको बताया गया था कि जो ये हलबा व्यक्ति है जिनको जोगी बिठाई जोगी बना रहे हैं, वो कौन से गांव के हैं, तो वो भी स्पेसिफाई है। देखना, जो हलबा व्यक्ति जिसको जोगी बनाकर बिठा रहे हैं, जोगी बिठाना कर रहे हैं, वो आमाबाल और पराली गांव का होता है। ठीक है, या तो आमाबाल या तो पराली गांव का होता है। पलारी नहीं, पलारी अलग है, ये पराली है, पराली है। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक पूरा स्टेप क्लियर है या नहीं है जोगी बिठाने तक? परमानेंट डाउनलोड नहीं होता, ये आपके ऐप में ही डाउनलोड मिलेगा ना। परमानेंट डाउनलोड करोगे तो फिर कोर्स वैलिडिटी का क्या मतलब है ना? फिर वो मनमर्जी चलेगा आपका, कभी भी पढ़ लेंगे वाला। इसी कारण सोच समझ के ही सारी चीजें डिजाइन की गई है। क्लियर है? अब फीवर बहुत सारे मछली से हो सकता है, लेकिन इस मछली की विशेषता मैं बता रहा हूँ भाई। अब वो टेंगा मछली से होता है कि कोई और मछली से होता है, शार्क मछली से होता है, क्या मतलब है? कोई मतलब है उसका बोलने का? नहीं है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया पूरा सीक्वेंस। जोगी बिठाई तक आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखिएगा, अश्विन अमावस्या महत्वपूर्ण है, काचिनगुड़ी और फिर रैला पूजा। अश्विन मतलब कुंवार। क्लियर? अभी उसके फिर दूसरे दिन आ जाएगा अश्विन का ही शुक्ल पक्ष, पहले दिन जोगी बिठाई हो रहा है। जोगी बिठाई हो जाएगा एक व्यक्ति को जो हलवा जनजाति को होगा, उसको गद्दी में बिठा देंगे, विराजमान कर देंगे। बिना खाए पिए 9 दिन तक उपवास रखकर वो योग मुद्रा में बैठे रहेगा वहीं पर अपनी जगह पे। उसके साथ साथ कलश स्थापना होगी सुबह। ठीक, साथ ही साथ मांगुर मछली का बलि दिया जाएगा। और जो हलवा व्यक्ति होता है, जो जोगी के रूप में आ रहा है, वो आमाबाल या पराली गांव का होता है। ठीक है, चलो अगला रस्म देखो, रथ परिक्रमा। रथ परिक्रमा, रथ परिक्रमा था दूसरे दिन। तिथि कहां पर? अश्विन शुक्ल प्रथमा हो गया, जिस दिन जोगी बिठाई हो गया, जस्ट अगले दिन। मतलब अश्विन शुक्ल द्वितीय आएगा कि नहीं आएगा? अश्विन शुक्ल द्वितीय से लेकर अश्विन शुक्ल सप्तमी तक, अश्विन शुक्ल द्वितीय से अश्विन शुक्ल सप्तमी तक। ठीक है, रथ परिक्रमा वाली रस्म होगी। रथ का परिक्रमा करवाया जाएगा नगर में। देखो, 4 पहिए वाले रथ को नगर भ्रमण करवाया जा रहा है मां दंतेश्वरी के छत्र को रथ पर लेकर। मां दंतेश्वरी का जो छत्र होता है, ऊपर में ऐसा देखना गोल सा जो होता है ना, उसको छत्र बोलते हैं, ऐसा। ठीक है, तो उसको लेकर ये 4 पहिए वाला जो रथ देखा था हमने, उसको नगर भ्रमण करवाया जा रहा है, जिसको रथ परिक्रमा कह रहे हैं। ठीक,
और साथ साथ एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो रथ परिक्रमा का कार्यक्रम है अश्विन शुक्ल द्वितीया से लेकर सप्तमी तक चल रहा है, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक चल रहा है। अगला दिन मतलब दुर्गाष्टमी आ जाएगी। क्या होता है हमारा अश्विन शुक्ल पक्ष, अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा से 9 दिन तक आपका नवरात्रि होता है। बताया था कुंवार नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि। कब? शुक्ल पक्ष प्रथमा से 9वें दिन तक, 9वीं तक। क्लियर? नवरात्रि चल रही है ऑलरेडी। 8वें दिन क्या पड़ेगा? दुर्गाष्टमी पड़ेगी। तो इस दुर्गाष्टमी के दिन निशा यात्रा कार्यक्रम होता है। यह भी एक रस्म ध्यान रखिएगा, यह कार्यक्रम ध्यान रखिएगा, निशा यात्रा कार्यक्रम, निशा यात्रा कार्यक्रम। क्लियर है? इतनी बातें ध्यान रखिए। यह है रथ परिक्रमा के अंतर्गत। तो कौन सी तिथि कवर हो गई यहां पर? अश्विन शुक्ल द्वितीया से अष्टमी तक पूरा। द्वितीया से सप्तमी तक रथ परिक्रमा होगी, उसके बाद 8वें दिन दुर्गाष्टमी के दिन आपका होगा निशा यात्रा कार्यक्रम। यह आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठाते चलिए। आगे बढ़ सकते हैं क्या? यहां तक पहुंच गए। 4 पहिए वाला रथ घुमा रहे हैं, दंतेश्वरी माता के छत्र को लेकर उस रथ में पूरे नगर भ्रमण में होंगे। कितने दिनों तक? द्वितीया से सप्तमी तक। 8वें दिन निशा यात्रा कार्यक्रम। देखो बार बार रिपीट कर रहे हैं, याद हो जाए बस किसी तरीके से आप लोगों को, भले समय लगे। अगला रस्म है मावली परघाव। अगला रस्म है मावली परघाव। इसके पहले या इसके साथ साथ एक रस्म और होता है, जोगी उठाना। ठीक है, तो वो अलग से मेंशन किया हुआ है कहीं कहीं पर, मैंने अलग से मेंशन नहीं किया है। इसी मावली परघाव के अंतर्गत उसको मैंने कर दिया है। क्या? जोगी उठाना। देखो जोगी को बिठाए थे तो 9 दिन तो हो गया ना। कब बिठाए थे? शुक्ल प्रथमा को बिठाए थे, दुर्गाष्टमी हो गया, 9 दिन हो गए पूरे। क्लियर? तो 9वें दिन अब इस जोगी को उठा लिया जाएगा। क्लियर? तो उसको जोगी उठाना बोलेंगे, इसी के अंतर्गत रख दिया है। क्लियर? चलो देखो, तिथि आ गई अश्विन शुक्ल नवमी की। अश्विन शुक्ल नवमी की अगला ही दिन चल रहा है। 5 बजे सीरासार में बैठे जोगी को बाहर निकाला जाता है ससम्मान। बाहर निकाला जाता है ससम्मान, मतलब जोगी उठाया जाता है बकायदा, पूरा सम्मान वगैरह करके। राजा जी आते हैं वहां पर के, जो राजा हैं, ठीक है, जिनका वंश चल रहा है, कौन से काकतीय आपको पता होगा, वो आते हैं और इस बैठे हुए जोगी को ससम्मान उठाते हैं और सीरासार से उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ससम्मान, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका 9वीं के दिन, मतलब कुल 9 दिन हो गए आपके। ऐसा नहीं कि 9वें दिन उठा रहे हैं तो सर तो 8 ही दिन हुआ, 5 बजे तक तो बैठे ना भैया। क्लियर है? ये समझ में आई बात आपको? आगे देखो फिर क्या होता है। रात 9 बजे, इसी दिन रात 9 बजे ये मावली परघाव वाला रस्म होगा, जिसके अंतर्गत दंतेश्वरी माता की पालकी में, दंतेश्वरी माता की पालकी में मावली माता मूर्ति को दंतेवाड़ा से बस्तर लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दंतेश्वरी माता की पालकी में मावली माता, बताया था मावली माता कौन है? दक्षिण छत्तीसगढ़ के संबंध में ये देवी बहुत महत्वपूर्ण देवी है, मावली माता। ठीक है, तो ये मावली माता को दंतेश्वरी माता की पालकी में बैठाकर लोग अपने कंधे पर बिठाकर, ठीक, मूर्ति को दंतेवाड़ा से बस्तर लेके आ रहे हैं, कंधे पर पालकी को ढोकर दंतेवाड़ा से बस्तर ला रहे हैं। ये सारा बस्तर का दशहरा मुख्य रूप से कहां हो रहा है? ये दिख रहा है आपको, जगदलपुर में, मतलब बस्तर में। क्लियर? तो दंतेवाड़ा से बस्तर लाएंगे मावली माता को, इसी को बोल रहे हैं मावली परघाव। हो गया? चाहे तो आप जोगी उठाना को अलग से एक स्टेप लिख सकते हो, रस्म लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन इसको मैंने इसी के अंतर्गत कर दिया है। क्यों? तिथि समान है अश्विन शुक्ल नवमी की। दिमाग में बैठा क्या? मावली परघाव हो गया। आगे बढ़ सकते हैं। अगला रस्म भीतर रैनी। अब इसके शाब्दिक अर्थ एकदम एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, और ज्यादा अगर आपको क्यूरियोसिटी है, ठीक है, जानने की इच्छा है, तो उसको जानिएगा, अन्यथा परीक्षा की दृष्टि से जितना देख रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, क्यूरियोसिटी है अगर किसी को तो वो जान सकता है कि शाब्दिक अर्थ क्या है ये सभी का। चलो देखिए, अगला रस्म है भीतर रैनी। अश्विन शुक्ल नवमी से अगला दिन आपका आ जाता है अश्विन शुक्ल दशमी, जिसको विजयदशमी के नाम से जानते हैं, जब पूरे भारत में विजयदशमी मतलब दशहरा मनाया जा रहा है। तो भीतर रैनी की जो रस्म होगी वो विजयदशमी के दिन होगी। हर किसी का तिथि, जैसा कि मैंने कहा, महत्वपूर्ण है। क्या होगा? इस दिन 8 पहिए वाला जो रथ होगा उसका नगर भ्रमण करवाया जाएगा। 4 पहिए वाले रथ का भ्रमण कब हुआ? पहले हो गया
रथ परिक्रमा जिसको रस्म कह रहे थे। अब भीतर रैनी मतलब विजयदशमी के दिन ये जो 8 पहिए वाला रथ होगा उसका नगर भ्रमण होगा अलग अलग दिन। क्लियर इतनी बातें? चलो देखो। अच्छा एक और बात बताना भूल गया, उसको ऐड कर लेना। ये जो रथ परिक्रमा होती है अश्विन शुक्ल द्वितीया से सप्तमी तक, तो 4 पहिए वाले रथ का नगर भ्रमण तो होता है, लेकिन साथ साथ एक भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस दिन गौर नृत्य होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका रथ परिक्रमा करता जाता है नगर में, साथ साथ गौर नृत्य भी होता जाता है। गौर नृत्य साथ साथ, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, गौर नृत्य होता है, ध्यान रखेंगे। अगला रस्म है बाहर रैनी। बाहिर रैनी, भीतर रैनी बाहर रैनी। अगले दिन मतलब विजयदशमी के अगले दिन क्या हो जाएगा? अश्विन शुक्ल 11वां। ठीक है, 11वां दिन एकादशी। क्या होगा? जो कुम्हड़ा कोट करके एक जगह ध्यान रखना, कुम्हड़ा कोट करके एक जगह ध्यान रखना। तो अगले दिन मतलब अश्विन शुक्ल एकादशी को जो राजा हैं बस्तर के, कुम्हड़ा कोट वाले एक स्थान पर देवी को अन्न अर्पित करते हैं। देवी को अन्न अर्पित किया जाता है। यह स्थान का नाम ध्यान रखेंगे, कुम्हड़ा कोट। कुम्हड़ा कोट, इस स्थान पर राजा जाकर देवी को अन्न अर्पित करते हैं बाहर रहने वाली रस्म के अंतर्गत। और इसी दौरान भतरा जनजाति के लोग वनवासी वेशभूषा धारण करते हैं, जिसको बोला जाता है धनु कोंडया या धनु कांडेया। क्लियर? भतरा जनजाति के लोग वनवासी वेशभूषा मतलब पत्ते वत्ते की जो वेशभूषा, वनवासी वेशभूषा होती है, उसको धारण करते हुए क्या कहलाते हैं? धनु कांडेया। मतलब ऐसा भी कहीं लिखा है कि भतरा जनजाति के लोग धनु कांडेया बनते हैं। मतलब वनवासी वेशभूषा धारण किया तो धनु कांडेया बन गए। कौन? भतरा जनजाति। यह अगला प्रोसेस। भीतर रैनी बाहर रैनी हो गया। भीतर रैनी में क्या कर रहे हैं? 8 पहिए वाले रथ का नगर भ्रमण करा रहे हैं। बाहर रैनी में जस्ट अगले दिन दशमी के एकादशी आपका कुम्हड़ा कोट में राजा जाएंगे और देवी को अन्न अर्पित करेंगे। भतरा जनजाति के लोग क्या बनेंगे? धनु कांडेया बनेंगे वनवासी वेशभूषा धारण करके। ये हो गया बाहर रैनी। अगला आ जाइए रस्म मुरिया दरबार। मुरिया दरबार अश्विन शुक्ल 12वें दिन। ठीक है, एकादशी के अगला दिन द्वादशी, अश्विन शुक्ल द्वादशी मतलब 12वें दिन। सिरासार या सिरहासार जगदलपुर में सामान्य चर्चा के लिए राजा भी होते हैं, ग्रामवासी भी होते हैं, तो एक सामान्य समस्या पे चर्चा के लिए यहां उपस्थित हुआ जाता है, जिसको मुरिया दरबार कहते हैं। मुरिया दरबार का ऐतिहासिक पहलू है, इसकी शुरुआत इतिहास में ही हमको देखने को मिलती है जब हम काकतीय वंश में आने वाले विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। समझिएगा, ठीक है? तो उस समय ये मुरिया दरबार के इतिहास आपको बताया जाएगा कि कब से ये शुरू हुआ। ठीक, अभी तक चलते आ रही है प्रतिवर्ष मुरिया दरबार की ये जो प्रक्रिया है। अश्विन शुक्ल द्वादशी को, एकादशी का दूसरा दिन, सिरासार जगदलपुर में ही ग्रामवासी इकट्ठे होते हैं इस जगह पे और अपनी समस्याओं की चर्चा करते हैं राजा से, और उसका निराकरण किस तरीके से किया जाना है इस पे भी पूरी चर्चा होती है। तो समस्याओं पे चर्चा और उसका निराकरण वाली प्रक्रिया इस मुरिया दरबार में होती है। क्लियर? उसके बाद आखिरी रस्म आपको ध्यान रखना है, ओहाड़ी। क्या है? ओहाड़ी। 13वां दिन अश्विन शुक्ल त्रयोदशी। अश्विन शुक्ल त्रयोदशी बस्तर के दशहरे का समापन। बस्तर के दशहरे का समापन रस्म मावली माता की विदाई कर दी जाती है। मावली माता की विदाई कर दी जाती है। परघाए कब थे? मतलब आमंत्रित कब किए थे? तो वो हमने देखा था मावली परघाव के अंतर्गत। विदाई कब हो रही है? ओहाड़ी के अंतर्गत। ठीक है, तो मावली माता की विदाई यात्रा, जिस यात्रा को बोला जाता है गंगा मूणा यात्रा। ठीक है, तो बुलाए थे तो विदाई भी तो करनी पड़ेगी। तो मावली माता की विदाई हो जाती है वापस कहां पर? दंतेवाड़ा में, और इस यात्रा को बोलते हैं गंगा मूणा यात्रा। तो एक तरीके से ध्यान रखेंगे 3 बात। ओहाड़ी से बस्तर के दशहरे का समापन हो रहा है, कैसे? मावली माता की विदाई करके, और इस मावली माता की विदाई जब हम करेंगे तो उसको बोलेंगे गंगा मूणा यात्रा। क्लियर है? मावली माता की विदाई को क्या बोलेंगे?
गंगा मूड़ा यात्रा, अश्विन शुक्ल त्रयोदशी। तो देखो शुरुआत हो रही थी हरेली से, हरेली मतलब अमावस्या सावन, चल रहा है अश्विन मतलब कुंवार शुक्ल त्रयोदशी तक। तो ये भी आपको प्रश्न में बता दिया जाएगा। अगर नहीं मतलब डायरेक्ट अभी यहां पर मैंने नहीं बताया कि कब से कब तक, यहां पर क्या लिखा था शुरू में, सिर्फ अमावस्या से शुरू हो रहा है और 75 दिन तक चल रहा है। तो ये प्रश्न नहीं होना चाहिए आप लोग की तरफ से, सर आपने तो बताया नहीं कि कब तक। तो देखो ना, लिखा तो है कब तक। तो थोड़ा सा हिडन चीजें भी देखना ना, आपको पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो सारे प्रश्नों का उत्तर यहां इसके अंतर्गत आपको दे दिया गया है। यह है कंप्लीट बस्तर का दशहरा, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट है तो फटाफट 1 मिनट के अंतर्गत कमेंट कीजिए। छोटा लिखा है वही बोर्ड की वाली जो क्या बोलते हैं उसको, एडजस्ट करने के लिए छोटा लिखा है थोड़ा सा। बाकी सारी चीजें तो बोल के मैंने बताई है। आई होप डिक्टेट जब मैंने किया होगा तो आपने नोट भी किया होगा, और अगर स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा। इसी कारण सारी बातें स्लो बताई जाती है। अंतिम रस्म अगर बोलेगा तो ओहाड़ी ध्यान रखना। अंतिम रस्म ओहाड़ी, ठीक। प्रथम रस्म काचिन गुड़ी। एक्चुअली पाठ जात्रा रस्म नहीं है, ये आपका क्रियाविधि है। क्रियाविधि मतलब रथ निर्माण करने की क्रियाविधि है, प्रथम चरण है। प्रथम चरण है पाठ जात्रा। रस्म पहला कौन सा है? काचिन गुड़ी या काचिन गादी। और अंतिम रस्म अगर बोलेगा तो ओहाड़ी आएगा। ओके, प्रथम रस्म कौन सा? काचिन गुड़ी या काचिन गादी। अंतिम रस्म क्या होगा? ओहाड़ी। प्रथम चरण अगर बोलेगा रथ यात्रा की शुरुआत किससे हो रही है? तो पाठ यात्रा से हो रही है। ये रस्म नहीं है, बेसिकली रथ निर्माण के लिए जो भी पूजा पाठ है वो किया जा रहा है, तो उसको रस्म नहीं बोलेंगे, उसको एक क्रियाविधि बोलेंगे, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि चरण बोल सकते हैं। क्लियर है? यहां पर सारे डाउट क्लियर है क्या? चलो, आप सभी ने यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब यहां पर हो गया पर्व समाप्त। जो भी पर्व बचे हुए हैं जिसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये मैंने कहा था। अब हम शुरुआत कर रहे हैं, फटाफट जल्दी से हेडिंग डालेंगे लोक नाट्य की। चलिए,